1976 में 42nd अमेंडमेंट करके हमारे संविधान में एक नया अध्याय जोड़ दिया गया, नया भाग जोड़ दिया गया 4A के नाम से, और उस 4A में केवल एक आर्टिकल रखा गया 51A, और उस 51A में 10 ड्यूटीज को जोड़ा गया। 51A 51A 51AB 51AC इस तरीके से कुल मिला के 10 ड्यूटीज को जोड़ा गया 1976 में। लेकिन आज की डेट में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। वी आर हैविंग 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, एंड दिस 11th फंडामेंटल ड्यूटी वाज इंसर्टेड बाय 86th अमेंडमेंट इन 2002। 2002 में 86th अमेंडमेंट के द्वारा उस ड्यूटी को जोड़ा गया। तो आज हमारे पास 11 ड्यूटीज हैं। So now coming one by one to these duties, the very first duty under Article 51A clause A, sub clause A is just to abide by the Constitution. पहली ड्यूटी है हमारी कि हमें अपने संविधान को अबाइड करना है एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। और जो इसके आइडियल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस इसमें दिए गए हैं, उनको हमें रेस्पेक्ट करना है, and to respect the national flag and the national anthem. जो पहली फंडामेंटल ड्यूटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे बड़ी बात ये दैट वी आर ए कंट्री विच इज सेट टू बी गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। हम अपने देश को कहते हैं कि हमारे यहाँ विधि का शासन है। वी आर गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। देर इज नथिंग लाइक द रूल ऑफ मैन कि आम लोगों ने जो कुछ कहा उस तरीके से अपना कार्य चलाया। नहीं, हमारे यहाँ विधि का शासन है, और विधि हमारी सर्वोच्च विधि कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशन। सो द फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमारे राष्ट्रगान का, राष्ट्र जो हमारा झंडा है उसका, और हमारे संविधान का, हमें तीनों का ही बहुत अच्छी तरीके से उसकी रेस्पेक्ट करनी है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे आइडियल्स दिए गए हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसा मैंने अभी भी कहा आपसे, जुडिशरी, पार्लियामेंट, इस तरीके से एग्जीक्यूशन, जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी पूरा रेस्पेक्ट देना है। अभी 15 अगस्त तो अभी बहुत जल्दी ही निकला है, एक महीना अभी नहीं हुआ है। हर घर झंडा, मेरे ख्याल से आप में से भी बहुत सारे लोगों ने झंडा अपने यहाँ लगाया होगा। तो वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच इज रिलेटेड टू दिस ड्यूटी, की हमारी ड्यूटी है कि हम अपने राष्ट्र ध्वज का पूरा सम्मान करें, पूरी अच्छी तरीके से हम उसको देखें। तो उसके लिए साथ ही साथ कुछ रूल्स और कुछ एक्ट्स भी बनाए गए, जिसमें ये भी था कि एक सुबह एक निश्चित समय पे झंडा लगाया जाएगा, रात को एक निश्चित समय पे झंडा उसको रेस्पेक्टफुली उतार के तय करके रखा जाएगा, फिर नेक्स्ट डे उसको लगाया जाएगा। इस तरीके के कुछ नियम भी बने हुए थे। लेकिन जब हर घर झंडा की बात आई तो ये हुआ कि जब इतने 130-32 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, अगर हर कोई अपने घर में झंडा लगाएगा तो वो रेस्पेक्ट कैसे होगी? क्या ये पॉसिबल हो पाएगा कि सुबह 8-10 बजे जो भी टाइम उसमें मेंशन है उस समय लगाए, और शाम को 5 बजे सूर्यास्त होने के समय उसको उतार के प्रॉपरली रख दे? तो क्या हुआ, 22 जुलाई को उस कानून में संशोधन किया गया, और संशोधन के साथ समय की जो सीमा थी उसमें चेंज कर दिया गया, उसमें बदलाव किया गया। तो अब आज की डेट में 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाना था, आज भी आप देख लें जगह जगह वो झंडे एज इट इज लगे हुए हैं। सुबह हो, दिन हो, रात हो, शाम हो, बारिश हो, धूल हो, आंधी हो, वट एवर, बट द फ्लैग इज देयर। सो this is one of the things that we have to pay full respect to our national flag. Similarly, national anthem, जो जनगण मन है, उसके लिए आपको पूरा रेस्पेक्ट देना है। जब भी वो बजेगा तो आपको अपने स्थान पर अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाना है। इस तरीके के जो हमारे नियम हैं उसको हम फॉलो करते हैं। और मैं अपनी एज ग्रुप में मैं देखती हूँ कि आज भी मेरे लिए पर्टिकुलरली अगर कहीं पर भी राष्ट्रगान बज रहा है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ और साथ में मैं गाती भी हूँ। पता नहीं आगे की जनरेशन में वो सारी चीजें हैं या नहीं है, बट ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके इनर से निकलती हैं, दैट यू रेस्पेक्ट दैट थिंग। सो दिस इज द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, and we are all citizen of the country. So this is our duty that we should respect
the national flag, we should respect the national anthem, we should abide by the constitution, we should abide and respect the national institution. This is our first duty. तो चाहे पब्लिक में है या प्राइवेट में है, दैट इज नॉट मटेरियल. अगर राष्ट्रगान मेरे घर के अंदर भी बज रहा है और मैं घर के अंदर अकेले में भी हूं, तब भी मैं खड़ी होती हूँ. कितने लोग होते हैं मुझे नहीं मालूम इस चीज को, लेकिन ये कुछ चीजें हैं जो आती हैं. So how many of you are having that thing? You have to ponder over, because this is a duty being a citizen, not being a teacher, not being a belonging to a particular group of the society or community, but it is the fundamental duty of each and every citizen. Then the second fundamental duty, which is under 51A subclause B, that is cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom. कि जो हमारी नेशनल स्ट्रगल थी, राष्ट्र का जो एक संघर्ष किया था हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने फ्रीडम के लिए, तो उस समय जो भी उनके आइडियाज थे, जो भी उनकी चीजें थी, उसको हम चेरिश करें, उसको हम फॉलो करें. अभी आप सभी क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से जुड़े होंगे और भारत सरकार का आपके पास भी सभी के पास वो पत्र होंगे जिसमें आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है. 75 साल में हम ये मना रहे हैं. तो ये 75 साल में मनाने की चीज नहीं थी, ये तो हर दिन हमें उस नोवेल्टी को, उस आइडिया को हमें इनकॉर्पोरेट करने की बात थी, जो हमें 76 में फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ दी गई. पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, जैसे सुबह उठते हैं ऑल इंडिया रेडियो पे, अगर आप देखें, अब तो खैर बंद ही कर दिया है बहुत सारे लोगों ने, अब तो टीवी ही चलते हैं. टीवी पर भी मल्टी चैनल्स हैं, अपनी पसंद का सब लोग जो मर्जी होता है वो देखते हैं. लेकिन जब सुबह सुबह उठ के एक वंदे मातरम गाया जाता था ऑल इंडिया रेडियो पे, तो ये एक ऐसा मूवमेंट होता था कि हर कोई उसके साथ गुनगुनाने को एक अपने आप को लगता था कि नहीं हमें भी आता है, हम भी इसके साथ गा सकते हैं. तो ये कुछ ऐसे novel ideals थे which were there, which have inspired our national struggle for the freedom, and that we have to follow, that we have to cherish. हमें उसके लिए खुश भी होना चाहिए, हमें उसको फॉलो भी करना चाहिए. और इस समय हम देर आए दुरुस्त आए की तरीके से कह सकते हैं, 75 साल बाद ही सही, लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव के नाम पे हम बहुत सारी ऐसी चीजों को कर रहे हैं जो हमें पहले करनी चाहिए थी, because this is also our fundamental duty. Then another fundamental duty, third fundamental duty of every citizen is just to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India. कि हमें अपने राष्ट्र की एकता, अखंडता और उसकी संप्रभुता, जो सॉवरेंटी है, उसको अपहोल्ड करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसकी रक्षा करनी है. दिस इज preeminent obligation of every citizen of India to uphold and to protect the sovereignty, unity and integrity of nation. Because in democracy, where government is of the people, by the people, for the people, तो sovereignty कहाँ है? sovereignty हम सब citizen में ही हो. We are all sovereign. So for nation, if the nation will develop, we will all develop. If we will develop, the nation will develop. तो हमें अपनी तरक्की के लिए और हमारे समाज की तरक्की के लिए, हमें अपने राष्ट्र की तरक्की के लिए जो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की बात है, उसको पूरी तरीके से देखना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए. ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है. अभी मैं थोड़ा इसका क्रिटिसिज्म पर भी आऊंगी कि ये जो ड्यूटीज हैं वो किस तरीके से हमें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन आज की स्थिति क्या है, क्या हम उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. बट सिंपली आई एम जस्ट गिविंग यू दोज फंडामेंटल ड्यूटीज which are the part of the Indian Constitution. So the third duty is just to uphold and protect the sovereignty, integrity and unity and integrity of India. Then fourth duty, which is of the every citizen, that is just to defend our country and to render the national services when it is called upon to do. कि हमें अपने देश की सेवा करनी है, हमें अपने देश की रक्षा करनी है, और हमें वो राष्ट्र सेवा जब जब जरूरत पड़े तब तक उसको करना है. We all know that our country is normally safe because we are having the forces who are working as a savior for all of us.
जो मिलिट्रीज हैं, जो पुलिस फोर्सेस हैं या जो पैरामिलिट्री हैं, वो हमारी बाउंड्रीज पर हैं और वो हमारी रक्षा भी कर रहे हैं, रात दिन वहां लगे हुए हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ एज ए सिटीजन हमारा सबका भी ये एक कर्तव्य है कि जब भी हमें राष्ट्र सुरक्षा के लिए राष्ट्र की पुकार हो तो हम अपनी सेवा करने के लिए आगे बढ़े। क्योंकि जब वार टाइम होता है, अभी तो 1971 के बाद से कोई इतनी बड़ी चीजें नहीं हुई हैं, लेकिन अगर हमारी मिलिट्री मैन की संख्या कम हो जाती है और जरूरत पड़ती है कि सिविलियंस भी उसमें जाएं, तो they have to participate for that. And this defense of the country for national service is not confined only in war situation. युद्ध की स्थिति में ही शामिल नहीं है, बल्कि युद्ध जैसी भी कोई है कि ऐसी स्थिति आ जाती है या कोई ऐसी पिछले 2 साल से आपने देखा होगा कोरोना का जो पीरियड चल रहा था, उस समय में जो स्थिति थी इतनी भयावह थी। आप खुद सोचें, उसको रिकॉल करें उस समय को। अगर उस समय किसी ने भी किसी की कोई मदद की तो वो पर्सनल कोई प्रोटेक्शन नहीं था, कोई पर्सनल मदद नहीं थी। दैट वाज अ सर्विस विच यू ऑल हैव रेंडर्ड फॉर द नेशन, क्योंकि दे वर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री फॉर हुम वी हैव वर्क। उसमें साइंटिस्ट की अगर सबसे बड़ा योगदान रहा कि इतनी जल्दी उन्होंने वैक्सीन अपना बनाने के बाद और हर किसी में वो लगा दी भी गई, और उसके साथ ही साथ लोग जो पर्टिकुलरली जो कहना चाहिए माइग्रेंट लेबरर्स थे, सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को हुआ। जो घरेलू काम वाले लोग थे उनको भी बहुत नुकसान हुआ, और भी लोगों को काफी नुकसान हुआ, नौकरियां लोगों की छूट गई। ऐसी स्थिति में बहुत से लोगों ने आउट ऑफ द वे जाकर भी कुछ सर्विसेज की। तो वो सारी सर्विसेज आपकी एक ड्यूटी थी, जो हमारे 51 क्लॉज एडी, जो हमारी चौथी फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कहती है डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। आपको चाहे बुलाया गया या नहीं बुलाया गया, आपने किस तरीके से उन सर्विसेज को किया, दैट वाज द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, which some of you must have performed while others may not have performed. It depends that how one has taken that period of the pandemic. अभी भी कुछ चीजें हैं, उसके आउटकम्स हैं, उसके रिपरकशंस हैं, आ रहे हैं, कितना हम उसको देख पा रहे हैं। दिस इज आवर ड्यूटी। अगर कोई काम वाला है, उसकी नौकरी छूट गई है, उसको सैलरी दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, दैट इज ऑल्सो एन एक्सटेंडेड और स्ट्रेचेबल फॉर्म ऑफ दिस नेशनल सर्विस। Then another duty, the fifth duty of every citizen is just to promote the harmony. Promote the harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India. कि जो भी हम सब हैं उनके बीच में हारमनी, एक सामंजस्य की भावना को आगे बढ़ाया जाए। एक आम भाईचारा जिसको हम कहते हैं, समस्त जो हमारे नागरिक हैं उनके बीच में उस स्पिरिट को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ ये जो भाईचारा और हारमनी है, ये किसी रिलीजन के, लैंग्वेज के या किसी रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज के आधार पर इसके साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। So this is the duty of every citizen, just to promote the harmony, just to promote the spirit of common brotherhood, and it should not be transcending or outgoing on the basis of religion, language, or any regional or sectional diversities among all the people of India. And another duty in this duty number 5, which is again there, that is to renounce practices derogatory to the dignity of women. कि ऐसी कोई भी प्रैक्टिसेस हैं जो अनर्थकारी हैं वेमेन की डिग्निटी और किसी महिला की गरिमा के लिए, तो उसको भी त्याग किया जाए, उसको भी छोड़ा जाए। तो हमारी ये सबसे बड़ी ड्यूटी नंबर 5 जो है, that is asking all of the citizens to promote the harmony, to promote the common brotherhood, and not to base all these discrimination on the basis of religion, language, regional or sectional diversity should not come, and also to renounce practices which are derogatory to the dignity of women. Women की dignity के against में कोई चीजें हैं, उन practices को ना follow किया जाए. So this is our 5th duty. Then our 6th fundamental duty is to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture.
जो हमारे देश का एक कल्चर है, एक इतिहास है, एक संस्कृति है, एक कंपोजिट कल्चर है, उसकी वैल्यू करें और उसको सुरक्षित भी रखें, उसको प्रिजर्व भी करें। जो हमारा रिच हेरिटेज है उसको भी हम सुरक्षित रखें। रिच हेरिटेज में हमारे पास हमारे अपने वेद पुराण हैं, हमारे अपने इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे अपना फ्लोरा फोना है, जो भी चीजें हैं जो हमारे कंट्री के कल्चर को प्रोड्यूस करती है कहीं जाने, जो हमारे को एक डिस्टिंक्टिवनेस जिसको हम कहते हैं दिखाती हैं, उन सभी चीजों की हम वैल्यू करें और उनको प्रिजर्व करें। Because the constitution makers had a vision that there would be perfect harmony amongst the people एंड देयर वुड बी टॉलरेंस एवरीवेयर। तो जो अभी ड्यूटी मैंने पांचवी ड्यूटी और छठी ड्यूटी आपको बनाई, इनके साथ में अगर हम देखें तो ये माना जाता था दैट वी आर वेरी टॉलरेंट ऑफ एवरी एनीथिंग। अभी भी एक सर्वे आया है जिसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा टॉलरेंट कंट्री जो है वो इंडिया ही है। बट यू सी दैट इनटॉलरेंस हैज बिकम मोर एंड मोर वायरल, whether our country has had been really intolerant or not, because we were living in a nation that exhorts and that urges the वसुधैव कुटुंबकम। हम एक वसुधैव कुटुंबकम की बात करते थे, जहां मैंने कहा कि हम कम्युनल कॉमन ब्रदरहुड और कम्युनल हार्मनी की बात करेंगे, हम कॉमन हार्मनी की बात करेंगे। लेकिन हम ये सब क्यों कह रहे हैं जबकि हम पहले से ही इस चीज को मानते थे दैट वी आर having this Vasudhaiv Kutumbakam Nara with us, and the entire world is a family for we the people of India, then it is said to be a unique part of the Indian ethics once upon a time. But can we say today our nation is as tolerant nation as it was then at that time? The idea of India that the cherished tradition of the tolerance should not de-integrate by political thoughts. हम सब पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम सब जिस समाज को बिलोंग करते हैं, एकेडमिया को, वी हैव ऑल दी thinking of concerning or making the things to say that the right is right and the wrong is wrong. So the decision should be our own. It should not be based on some existing thoughts जो पहले से किसी के विचार आ रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल थॉट्स हो या आपके सोसाइटी में रहने वाले लोगों के सोशल कुछ थॉट्स हो। नहीं, यू हैव दैट माइंड, हमारे पास वो सारे दिमाग हैं, हम उन चीजों के बीच में बैलेंस कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। सो if we have that political, if we have that mind to exercise, to make out a result as to what is right what is wrong, then we should not base our ideas on the thoughts which are nothing but bringing intolerance in the society. The nation is big than our personal needs and greeds. We must think about that. जो हमारे नेशन है वो हमारे पर्सनल जरूरतों से, हमारे पर्सनल जो ग्रीड्स हैं उनसे सबसे ऊंचा है, कहीं अलग हटकर है। So we should think to promote the harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending any religious, linguistic, regional or sectional diversity. Because India has a composite culture of Vasudhaiv Kutumbakam, and which says that the values and preserve the rich heritage of the country's composite culture. However, presently the growing intolerance of Indian society, you may also having the example of you see this cases of cow vigilantism or mob lynching etc. जितना भी ये सब चीजें हो रही हैं, so this we think that this is not a good result, and we are not performing our duties as to value the and preserve the rich heritage of the country's composite culture. Because democracy cannot establish its deep roots in the society until the citizens don't complement the fundamental rights with their फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर हमें अपने फंडामेंटल राइट्स की जानकारी है तो हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज की भी जानकारी होना उतना ही आवश्यक है, तभी हमारी डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से डीप रूटेड हो सकती है सोसाइटी में, अदरवाइज नहीं। सो फॉर ए पॉलिटी टू सर्वाइव, सिटीजन शुड हैव ए हाई सेंस ऑफ ड्यूटी ऑल्सो, and this is duty number 5 and 6 which are very important for every
person as a citizen, not as a teacher, not as a politician, not as a criminal, not as an officer, but as a citizen. We must think ourselves that what is right, what is wrong. We should not go for the personal needs or greeds, but we should think for the society as a whole, like we were thinking in the Vasudhaiva Kutumbakam. Then seventh duty of every citizen is to that speaks about the of a citizen to protect and improve the natural environment. जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने की ड्यूटी भी हमारी अपनी ही है. Natural environment that also includes forests, lakes, rivers, and wildlife, and it also puts a duty to have compassion for living creatures. जो जीवित हमारे क्रिएचर्स हैं उनके प्रति भी हमारे कंपैशन की भावना हम रखें. साथ ही साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा वातावरण है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको भी हम ठीक तरीके से प्रोटेक्ट करें, उसमें इम्प्रूवमेंट करें, उसमें किसी तरीके का नुकसान ना हो. और ये जो एनवायरनमेंट है इसके साथ ही साथ हमारे जो जंगल हैं, जो नदियां हैं, तालाब हैं, वाइल्ड लाइफ है, पशु पक्षी जानवर जो भी हैं, उन सभी को प्रोटेक्ट करना, उनकी लाइफस्टाइल को देखना, दिस इज अ ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन. But whether we perform that duty or not, this is a very important question, because we couldn't visualize that at some point of time a condition would emerge when the forest would be denuded, the lakes and tanks would be encroached upon, the environment would be polluted, or the flora fauna would be destroyed. क्या आज की डेट में हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास था वो हम उसको प्रिजर्व कर पाए? इम्प्रूवमेंट की तो बात हम छोड़ देते हैं. टू प्रोटेक्ट एंड टू इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी, बट द क्वेश्चन इज दैट leave the improvement, whether we could be able to protect that natural environment. This is a very important thing which we all must ponder as a person belonging to the intelligent group of the academia, because we can visualize that thing. जितने भी हमारे forest हैं, the reasons may be many. Population explosion is said to be one of the greatest reason for all these things. कि इतनी population है तो जो forest हैं उनको भी denude किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, वहां तक buildings जा रहे हैं, वहां तक हमारे कॉमर्शियल कंपनीज और सारी फैक्ट्रीज जा रही हैं. हमारा जो फ्लोरा फोना है, हरियाली है, जानवर हैं, कीड़े जंतु जीव जो भी हैं, वो सब कैसे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं. बट द ओवरऑल रिजल्ट इज दैट द एंटायर एनवायरनमेंट हैज बिकमिंग polluted. Entire environment is polluted. So what is our duty for that? What we can do for that? What we can contribute towards that thing? That we have to think over, because all this is because of our greed only, of greed of the human being, greed to have more and more physical comforts and luxuries. That greed is also one of the factor, one of the cause that we are not fulfilling this duty to preserve, protect, and improve the natural environment. We need new bags, new purse, new leather jackets, new things. तो अगर हम ये सब चीजें इतना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बट नेचुरल है कि हमारे फ्लोरा फोना, हमारे जो फॉरेस्ट हैं, जो पेड़ हैं, उन सब के साथ कहीं ना कहीं उनको इम्प्रूव और प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनको काटा ही जाएगा, उनको समाप्त ही किया जाएगा. So these are the things which we are all using. But how much is required? What is the need? Need is something, but greed is very bad thing. So for that we have to see that we should not be thinking of misusing the property. We should think of we should not be destroying the large scale property or natural environment, but we should think how to protect and improve the natural environment. This is one of the duty of every citizen, and this is the seventh duty of every citizen. Then the eighth duty of every citizen is that to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. ये एक इस तरीके की ड्यूटी है, दो इट इज वेरी नियर टू माई हार्ट, बिकॉज आई बिलोंग टू द लीगल फील्ड, आई बिलोंग टू द एकेडमिक फील्ड.
then I can think that how to develop the scientific temper, humanism, and spirit of inquiry and reform. But if we think of the country as a whole, then where we find the literacy rate, what is the literacy rate? क्या है हमारी साक्षरता का? अभी 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया गया, उस समय ये कुछ बातें हुई होंगी जरूर, कुछ लोगों ने इसको मनाया भी होगा, कुछ लोगों ने इसमें भाषण भी दिए होंगे, लेकिन जहां पर एक जनता की जो एक परसेंटेज है, जो मैक्सिमम परसेंटेज इलिटरेसी की तरफ दौड़ रही है, वहां पर हम एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने की अगर बात कहते हैं, और दैट टू एज ए फंडामेंटल ड्यूटी, देन how one can think of this scientific temper or humanism or spirit of inquiry. But nevertheless, as the leader of the society, as the torch bearer of the society, as the teacher, you can spread this spirit of scientific temper, spirit of inquiry and reform to your students, so that they may further spread this to their contacts. वो अपने बच्चों में आगे बढ़ाएं, वो अपने जानकारों में आगे बढ़ाएं, और ड्यूटी जो आप समझ रहे हैं उस ड्यूटी को अपने से आगे जब आप बढ़ाएंगे, तो ये जो एक उद्देश्य था इसको रखने का हमारे संविधान में, वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि संविधान हर कोई नहीं पढ़ता है और हर किसी को ये ड्यूटीज की जानकारी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी इन ड्यूटीज को पॉपुलराइज करने के लिए जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, अगर आप देखें उसमें, तो हर बुक्स में उसके जो फ्रंट कवर्स हैं और जो बैक कवर्स हैं, उसमें प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, इस तरीके से वो सब लिखी होती हैं कि अगर आप अपना ना चाहें तब भी कभी ना कभी उस पर नजर पड़ जाए तो आप उसको देख सकते हैं। दैट दिस इज द पर्पस दैट every citizen should know what are their rights and what are their duties. So developing a scientific temper is very important thing for the country to develop as a whole. आज जब हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आज हम बात कर रहे हैं मशीन लर्निंग की, आज हम बात कर रहे हैं रोबोटिक सिस्टम की, और हम कह रहे हैं कि हमें डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्पर, तो एक तरफ तो हमने डेवलप कर लिया। वी ऑल नो दैट द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया, they are doing very good job when they are in the foreign countries. बाहर जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छी जगह में एस्टैब्लिश हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक जो हमारा रूप है, जो कहते हैं ना इंडिया भी है भारत भी है, तो एक हमारा जो रूप है वो ये है कि आज भी कहीं ना कहीं हम उन जो रूढ़ियां हैं, जो अंधविश्वास हैं, जो सुपरस्टिशंस हैं, उसमें घिरे हुए। तो ये जो बेसिक पर्पस था कि डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, दैट वी शुड नॉट बी द प्रिजनर ऑफ दोज सुपरस्टिशंस। हमें उसका बंदी बन के नहीं रहना है, हमें उन अंधविश्वासों को फॉलो नहीं करना है कि किस तरीके से जो अंधविश्वास होता था उसको फॉलो करते हुए हमको आगे नहीं बढ़ना है, हमें उन सब चीजों को छोड़ना है। ह्यूमनिज्म, हमें इसमें मानवतावाद के लिए, मानव के लिए कुछ करना है। आज भी महिलाएं कुछ ये काम नहीं कर सकती है, महिला अगर विधवा हो गई है तो वो ये काम नहीं कर सकती है, महिला घर के बाहर नहीं निकल सकती है, शहरों की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अभी भी अगर इंटीरियर में गांव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आज भी देखने को मिलती है। एंड दिस इज ऑल बेस्ड ऑन व्हाट? दिस इज ऑल बेस्ड ऑन देयर कस्टम्स, जो उनकी प्रथाएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, जो अंधविश्वास है। तो this is the duty which is very important for every citizen, to develop the scientific temper along with humanism, along with the spirit of inquiry। कि अगर हमसे कहा जा रहा है कि रात के समय में दही नहीं खाना है फॉर एग्जाम्पल, तो क्यों नहीं खाना है बताइए, हमें कारण दीजिए उसका। या हमें रात के समय घर के बाहर नहीं जाना है, या इस समय हमें ये नहीं करना है, गिव अस द रीजन। सो द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, हमें पूछने की एक जो हमारी शक्ति है वो हमारी डेवलप होनी चाहिए। एंड if we find that there is something wrong, then we must reform that also. This is the duty which is very important, duty number 851AH, which says that to develop the scientific temper, humanism, and the spirit of inquiry and reform. So this is also your duty now, to get it spread to your students so that they may further get it spread to the others also, so that they may learn
that what to do, what not to do. Then ninth duty, 51AI, that is safeguard the public property and to abjure violence. कि हमें जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सेफगार्ड करना है, और किसी तरीके की कोई वायलेंस हो रहा है, उत्पात मचा रहे हैं या कोई दुर्घटनाएं या इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो उसको किस तरीके से रोका जाए, दिस इज आवर ड्यूटी। तो पब्लिक प्रॉपर्टी में सबसे बड़ी चीज ये है, अगर कोई हिंसा, कोई धरना प्रदर्शन, कुछ इस तरीके का कोई प्रोसेशन, जुलूस निकल रहा है, तो वहां पर पब्लिक प्रॉपर्टी मेनली बहुत नुकसान होता है। कई बार जब आप लोग रेलवेज में सफर करते हैं या आप एयर से सफर करते हैं, बस से सफर करते हैं, ट्रेन में देखिए सीट्स हैं बिल्कुल नई हैं, लेकिन कहीं पर पेन से ही कुछ लिख देंगे, कहीं पे पेन से ही कुछ को घुमा देते हैं, वो सीट्स फट जाते हैं। तो नेशनल प्रॉपर्टी है ये हमारी, तो ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इसको कैसे केयर किया जाए, इसको कैसे ठीक रखा जाए। अगर हम किसी को ऐसे करते हुए देख रहे हैं, हम उसको रोक सकते हैं, उसको बता सकते हैं, भाई इसमें पैसा लगता है और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, हमारा ही टैक्स बढ़ रहा है, whatever taxes we are paying, that would be increased only, nothing else. So this is our own duty for our own purpose also. इसके साथ ही साथ बहुत से लोग हैं ऐसे जो मैंने देखा है, आप लोग अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में भी देखें, लाइट्स खुले हुए हैं, पूरे फैंस खुले हुए हैं, वहां यूजर कोई नहीं है, स्टिल दैट आर on, जितने भी हैं। तो how many of you have tried to switch off those buttons which are there, which are working, but nobody is there to enjoy that light or fan facility, जिसको कि वहां पे कोई बैठा नहीं है, उसके बाद भी वो सब चल रहे हैं। तो कभी क्या ऐसा किया है कि कमरे में कोई लाइट या फैन बंद कर दिया हो? दिस इज अ ड्यूटी। टैप, जो वाटर टैप्स हैं वो खुले पड़े हुए हैं, पानी बह रहा है, तो कितनी बार इसको बंद किया है? ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, बट दीज आर द थिंग्स विच कैन सेव द पब्लिक प्रॉपर्टी, विच शुड कम इन आवर माइंड ओनली, जो हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। वो हमें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, हमें कहीं लिख कर लगाने की जरूरत नहीं है। सेव द इलेक्ट्रिसिटी, सेव द वाटर। उस पे वाटर के जो होता है, आपका वाटर कूलर होता है, उसके ऊपर मैंने देखा है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में एक स्टिकर लगा देते हैं, सेव द वाटर। हाउ टू सेव द वाटर? जितना पानी पीना है उतना तो पिया ही जाएगा। उसके बाद क्या है? उसके बाद टैप खुला हुआ है अगर, और वो पानी वेस्ट हो रहा है, तो उसको हमें बंद करना चाहिए। दिस इज द सेविंग द वाटर। इलेक्ट्रिसिटी, सेव द इलेक्ट्रिसिटी। So all these things are coming a part of the public property, and we should safeguard, we should save all these things. This is our fundamental duty, and it is not our fundamental duty, the fundamental duty of all the citizens, including your students. So spread this duty to your students also, including yourself. Then the 10th duty is 51AJ, and that says about the striving towards excellence. Excellence in all the spheres, all the spheres of individual and collective activity. किस चीज को कह रहा है कि आप एक्सीलेंस की बात करेंगे, उत्कृष्टता हर क्षेत्र में, चाहे वो इंडिविजुअल हो या वो कलेक्टिव हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप इस तरीके के प्रयास करें कि आप सब में एक्सीलेंट दिखाई दें, सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस ऑन द हायर लेवल्स ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट we have adopted is a democratic parliamentary form of government. So as I told you, it is government by the people, for the people, of the people. We are the sovereign, and as an individual, as a collective actor, we have to strive towards the excellence. हमें कुछ ऐसे काम करने हैं जिससे कि समाज में हमारी पहचान हो और हमारा देश में नाम हो, और जब हम अच्छे कोई काम करेंगे, उसी से हमारा देश भी अच्छी चीजों को अचीव करेगा, हायर लेवल्स को अचीव करेगा। मीनिंग देयर बाय दिस इज अ ड्यूटी विच आई शुड से इज बेसिकली फॉर द एकेडमिशियंस, कि आप ऐसे ही अच्छे काम करते रहें। दिस इज फॉर द साइंटिस्ट, दिस इज फॉर द मेडिकल पर्सन, दिस इज फॉर दोज कंप्यूटर साइंटिस्ट, इंजीनियर, दो हु कैन डू समथिंग एक्सलेंटली इन देयर स्फीयर। और ये केवल यहीं तक कन्फाइन नहीं है, एग्रीकल्चर में भी आप देखें, जितनी भी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर आप
इंडिविजुअल केवल स्वयं में या एक कलेक्टिव रूप में कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर सकते हैं जो उत्कृष्टता आपकी शो करती हो, वो आपको करनी चाहिए, जिससे कि आपका जो नेशन है जहां आप रह रहे हैं वो भी धीरे धीरे राइज होगा, आगे बढ़ेगा, हायर लेवल्स को अचीव करेगा। एंड दिस एंडेवर ऑफ एवरी सिटीजन वुड टेक द नेशन ऑन द अनदर प्लैनेट। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अनदर प्लैनेट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दैट मंगल, जो आपने देखा भी होगा, पिक्चर्स वगैरह देखते हैं नहीं देखते हैं? क्योंकि अभी एक पिक्चर का ही बात मैं आपसे कहने जा रही हूँ, ये जो राष्ट्रगान था, आप लोगों ने कुछ सुना है या नहीं सुना कि राष्ट्रगान पिक्चर हॉल जब होते हैं सिनेमा में होना चाहिए नहीं होना चाहिए उसको, है ना? कहीं ना कहीं कुछ ये डायरेक्शंस भी, गाइडलाइंस भी आ गई थी सुप्रीम कोर्ट की कि जब आप बैठेंगे जाके तो उस समय भी राष्ट्रगान बजेगा, जब जाने लगेंगे तो भी राष्ट्रगान बजेगा। एक समय था जब जाते समय पिक्चर समाप्त होती थी उस समय राष्ट्रगान बजा करता था, लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि उसकी हमें रेस्पेक्ट करनी है, तो रेस्पेक्ट के नाम पे क्या होता था, लोग 3 घंटा बैठ के पिक्चर तो देखते थे लेकिन 52 सेकंड के राष्ट्रगान के लिए नहीं रुकते थे, वो चलना शुरू कर देते थे। तो वो डिसरेस्पेक्ट होती है, इस वजह से उसको बंद कर दिया गया था। लेकिन अभी फिर किसी ने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद जिसको हम लोग कहते हैं कानून में, वो फाइल किया कि नहीं राष्ट्रगान होना चाहिए पिक्चर में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है होना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर एक रिव्यू पिटिशन पड़ी और उसमें कहा गया कि इसमें जो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जितने भी ये राष्ट्रगान होगा उस समय सारे लोग अपनी सीट पर खड़े रहेंगे, जो आने जाने के एग्जिट और एंट्री डोर्स हैं उसको लॉक कर दिया जाएगा जिससे कोई अंदर बाहर नहीं जा सके। तो उसमें कुछ लोगों ने रिव्यू पिटिशन फाइल कर दी कि जो डिसेबल्ड हैं, जो खड़े नहीं हो सकते हैं, ऐसी स्थिति में आपका ये ऑर्डर जो जनरल ऑर्डर है ये तो काम नहीं आने वाला है। दूसरा जो कह दिया कि एंट्री एग्जिट लॉक, उसको डोर्स को लॉक कर देंगे। तो एक उपहार सिनेमा का एक केस हुआ था दिल्ली में, जहाँ पे आग लग गई थी अंदर और भगदड़ में ज्यादा लोग, आग से तो कम लोग मरे थे लेकिन भगदड़ में बहुत सारे लोग मर गए थे। तो वो बोल्ट था डोर, जिसकी वजह से बहुत से लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। तो ये सब हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस को रिलैक्स कर दिया। अब ये है कि इस तरीके के जो राष्ट्रगान अगर बज रहा है, पूरी अगर इंश्योर करा सकते हैं कि रेस्पेक्ट के साथ इसको बजाया जाए, देन ओनली इट वुड बी देयर, अदरवाइज नो। तो ये जो एक्सलेंस की जो मैं आपसे बात कर रही थी, 10वीं ड्यूटी, ये हमारी सबकी ही ये ड्यूटी है अपने आप में कि हम किस तरीके से अपनी अपनी फील्ड में रहते हुए इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कैसे हम एक्सलेंट चीजों को आगे प्रोड्यूस करते हैं, हम कैसे आगे बढ़ते हैं, हमारी रिसर्चेस कितनी आगे जाती हैं, हमारा वर्क कितना आगे जाता है, हम किसी भी फील्ड में एक्सलेंस पा सकते हैं। And whenever and wherever in which field we are having this excellent work, that will raise the nation also, that will be very supportive for the constant rise of the nation to the higher levels of achievement and endeavors. So this is our fundamental duty. Then the last fundamental duty, that is 11th fundamental duty, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे संविधान में इनिशियली नहीं थी, और जब 76 के में 42nd अमेंडमेंट से 10 ड्यूटीज रखी गई थी, इस ड्यूटी को तब नहीं रखा गया था। ये 2002 में एक और ड्यूटी जोड़ी गई 86 अमेंडमेंट से, एंड दिस इज अ ड्यूटी ऑफ द सिटीजन्स एज पेरेंट एंड एज गार्जियन। बाकी की जो ड्यूटीज हैं वो सारी सिटीजन्स के लिए हैं, चाहे वो मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, कौन है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जो 11th ड्यूटी है, दिस इज ओनली फॉर द पेरेंट्स एंड गार्जियंस एज द सिटीजन्स, एंड दैट इज अ ड्यूटी विच provides the opportunity for education to the child or to the ward of the parent or the guardian between the age of 6 to 14। 6 साल से 14 साल के बच्चों के बीच में उनको एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी देनी है, मतलब उनको स्कूल में भेजना है। ये एक ड्यूटी लगा दी गई सभी पेरेंट्स पर, सभी गार्जियंस पे, जिनके नेचुरल गार्जियंस हैं उनके पेरेंट्स, और जिनके कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड गार्जियंस हैं उनकी भी ये ड्यूटी है। तो हर किसी की ये ड्यूटी बना दी गई है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को स्कूल भेजा जाए। मतलब चाइल्ड लेबर का जो एक कंसेप्ट था उसको खत्म करने की वजह से
इस ड्यूटी को लाया गया। साथ ही साथ एक पूरा समाज हमारा एक इलिटरेसी से बढ़कर आगे लिटरेट होता चला जाए, उसके लिए इस ड्यूटी को लाया गया। तो एक कंबाइंड इफेक्ट था इस ड्यूटी में, जिससे कि ये देखा गया कि दैट दिस ड्यूटीज शुड बी this duty should be the part of the fundamental duty. So now we are having the 11 duties, that is educational opportunities may be provided to the children and to the wards of the parents and to their parents and the guardians also. So this is their duty. देन रिगार्डिंग दी ड्यूटीज, जैसा कि मैंने कहा कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि अगर ड्यूटीज फॉलो नहीं करते हैं तो पेनल प्रोविजन होना चाहिए, पनिशमेंट होना चाहिए, पेनाल्टी लगाई जाए, फाइन लगाया जाए।